आज स्टार्ट करते हैं। एक खास टॉपिक है हमारा संक्षारण, कोरोजन। देखिए, आपने देखा होगा कि लोहे को यदि हम खुले में रख दें, यानी जहाँ पर क्या हो, हवा हो और नमी हो, तो क्या होता है कि लोहे के सतह पर एक ब्राउन कलर की पपड़ी जम जाती है, Fe2O3XH2 यानी हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड की पपड़ी जम जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम कॉपर यानी तांबे को रख दें खुले में, हवा में और नमी में, तो वहाँ पर कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की एक पपड़ी जम जाती है और वो बन जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक इसी प्रकार से यदि हम सिल्वर यानी चांदी को रख दें खुले में, तो उसके ऊपर भी ब्लैक कलर की एक लेयर बन जाती है और वो बन जाता है सिल्वर ऑक्साइड। ये जो मेटल्स के ऊपर जो पपड़ी बनती है वो बाद में उस मेटल को छोड़कर अलग हो जाती है, तो इस घटना को कहते हैं हम संक्षारण, कोरोजन, यानी जिसमें कुछ उसका नुकसान हो। अब ये आखिर रिएक्शन पूरी कैसे होती है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा कि लोहे पर जंग लगने को। तो क्या होता है, जे मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है और उस लोहे के टुकड़े को हमने खुले में रखा है, तो उसके ऊपर वायु से भी संपर्क रहेगा उसके ऊपर कुछ जल की बूंदें भी आएंगी और जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो भी आएगी। तो होगा क्या कि जैसे जो पानी की बूंदें लोहे के ऊपर जो हैं, सबसे पहले क्या करेंगी, ये पानी की बूंदें CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब CO2 H2O में घुलेगा तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनेगा। H2CO3 आयोनाइज होगा तो H कैटायन और CO3 एनायन देगा। तो ये तो पहला काम हुआ। ये जो लोहा है, इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें तो अशुद्धि रही होगी, कुछ इम्प्योरिटी जरूर रहती है। तो जो इम्प्योर वाला पार्ट है वो तो बन जाता है कैथोड और जो प्योर पार्ट होता है वो बन जाता है एनोड। यानी इस तरह से लेकर अब ये हमारा जो लोहे का एक पीस है वो एक गैल्वेनिक सेल बन जाता है। और इस सेल में क्या होगा, अब इसमें ये एनोड है जो प्योर आयरन है, कैथोड है जो इम्प्योर आयरन है, और यहाँ पर जो H2CO3 बन गया है ये काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट का। अब क्या होगा, कुछ रिएक्शन होंगे, एक रिएक्शन एनोड पर होगा। तो एनोड पर क्या होगा, जो हमारा Fe है उस Fe का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हम जानते हैं कि Fe का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनता है, Fe कैटायन बनते हैं, फेरस आयन बन गए। यहाँ कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन होने पर प्रोडक्ट बनेगा हमारा H2O, क्योंकि O2 की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0 और यहाँ H2O की होती है -2, यानी 0 से -2 होना हो गया रिडक्शन अपचयन, और रिडक्शन होता है हमेशा कैथोड पर। तो चूंकि कैथोड पर क्या होना है, O2 का रिडक्शन होना है, इसलिए H2O बन जाएगा। अब क्या करेंगे, जरा इसको कर लें बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए देखेंगे कि मीडियम हमारा क्या है, यहाँ H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड है, यानी एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में हम देखेंगे, पहले देखो यहाँ O कितने 2 हैं, यहाँ O कितने 1 है, तो यहाँ कर लो 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारा राइट साइड देखेंगे, यहाँ पे 2 2 या 4H। एसिडिक मीडियम में H को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में उतने H कैटायन लगा देते हैं।
अब अंत में देखेंगे इसमें चार्ज है। लेफ्ट साइड में कितना है, 4 पॉजिटिव चार्ज है, राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर हमको 4 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारा हो गया कैथोड का रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए ये एनोड रिएक्शन है, ये कैथोड रिएक्शन है। अब निकालिए नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, इस वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। जरा यहाँ किया मैंने तो क्या हो गया 2Fe। इधर देखें O2 प्लस 4H, इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू राइट साइड यहाँ पर क्या है Fe डबल पॉजिटिव और यहाँ क्या है 2H2। ये बन गया हमारा इस पूरे आयरन का जो हमारा ये गैल्वेनिक सेल बना है उसका टोटल नेट रिएक्शन। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या बना, इसमें Fe कैटायन बने जिन पे चार्ज कितना है 2, यानी ये फेरस आयन है। अभी ये फेरस आयन है, ये फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज जरूर होंगे क्योंकि फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर काफ़ी एयर है, अभी एयर की एक्सेस है यानी वायु को दिखता है, तो क्या होगा ये जो Fe आयन है ये एयर की एक्सेस यानी ऑक्सीजन आउटपुट लिया से क्या होंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और ये जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, ये फेरस है तो ये फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होंगे Fe2O3, क्योंकि यह फेरिक हो गया तो यहाँ पे वैलेंसी अब 3 हो गई, तो यहाँ 3 आ गया, O की यहाँ 2 हो गई, फेरिक ऑक्साइड बन गया जी। फिर समझें इसको, क्योंकि अभी Fe यानी फेरस आयन बने थे तो ये ऑक्सीजन की जो एक्सेस है अधिक मात्रा है उसमें फेरस इस ऑक्सीजन से फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। फिर बैलेंस करें इसको, यहाँ Fe कितने हैं 2, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब जरा O देखें, यहाँ O कितने हैं हाफ O2 यानी 1O, यहाँ O कितने हैं 3O, इधर कितने O कम है 2। तो एसिडिक मीडियम में O को बैलेंस करने के लिए जितने O कम होते हैं उधर उतने H2O लगा देते हैं। इससे हमारे ये ऑक्सीजन हो गए इधर भी 2O और ये 1O 3O हो गए। अब रह गया H, यहाँ कितने H हैं 2 2 या 4, इधर H कितने हैं कोई नहीं है तो यहाँ कर देंगे 4H। अंत में चार्ज चेक करें 2 2 या 4 और 4 1 जा 4 यानी चार्ज भी इक्वल है। तो क्या हो गया, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। तो लास्ट में जो हमारा आयरन था वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब क्या होता है, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये जो नमी है अब उससे ये फिर जुड़ता है और ये अंत में बन गया हमारा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, इसी को कहते हैं रस्ट यानी जंग। तो ये थी पूरी रिएक्शन कि किस प्रकार से लोहे पर जंग लगती है। अब आता है संक्षारण को रोकने के उपाय। यानी जब किसी मेटल पर कोई परत बन जाए उस पपड़ी को लगने से कैसे रोका जाए, तो इसके लिए पहला उपाय है कि बैरियर प्रोटेक्शन। यानी क्या करते हैं उस समय, जैसे मान लीजिए आयरन है तो इस आयरन पर जंग कब लगेगी, जब ये वायु
जल और कार्बन डाइऑक्साइड इनके संपर्क में आएगा। यदि हम इनका संपर्क इस आयरन से किसी प्रकार से रोक दें तो क्या होगा, इस पर जंग नहीं लगेगी। तो क्या करते हैं हम, क्या करें, इसके ऊपर कोई ऐसी बीच में परत लगा दें जिससे ये O2, H2O, CO2 इस आयरन से रिएक्ट न कर पाएँ, इनके संपर्क ना पाएँ। तो क्या करते हैं, इस पर हम ऑयल लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हम ग्रीज लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम इसके ऊपर हम कोई ऐसी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं जो कम एक्टिव हो, जैसे निकल है, क्रोमियम है, कॉपर है, ये आयरन की अपेक्षा कम एक्टिव होते हैं। तो ऐसे मेटल की भी लेयर हम यहाँ पे लगा सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। दूसरा मेथड हमारे पास है सैक्रिफाइसिस सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम ऐसी कोई मेटल की कोटिंग करते हैं जो मेटल ज़्यादा सक्रिय हो, यानी मोर रिएक्टिव हो दूसरे वाले मेटल से। सपोज करिए हमने Fe के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी। जिंक मोर रिएक्टिव है Fe से, तो क्या हुआ यहाँ पर कि Fe अंदर सेफ बचा रहेगा, ऊपर जो जिंक की जो परत है, लेयर है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। ठीक इसी प्रकार से आप आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर सकते हैं। टिन की कोटिंग करते हैं, उसे टिनिंग कहते हैं। टिन भी Fe से मोर रिएक्टिव होती है, अधिक क्रियाशील होती है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हम कई बार लोहे के पाइपों को जमीन के अंदर यानी अर्थ के अंदर यूज करते हैं। तो जब मिट्टी के अंदर लोहे को पाइप यूज करेंगे उस पर भी क्या होगा, जंग लग जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पाइप जो मिट्टी के अंदर है, इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा देते हैं किसी दूसरी ऐसी मेटल का जो इसकी कंपैरिजन में कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको कि ये लोहे का पाइप है और इसका हमने संपर्क कर दिया है मैग्नीशियम से। आप मैग्नीशियम, जिंक या एल्यूमिनियम किसी को ले सकते हैं, और यहाँ भी एक तरीके से लेकर ये हमारा एक सेल बन जाता है। और ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो एनोड बन जाता है, और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, वो कैथोड बन जाता है। तो हम जानते हैं कि जो एनोड है उसका ही ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर फिर Mg का ऑक्सीडेशन होगा। Mg में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी जो कुछ खर्च होना है, जो कुछ भी खराब होना है, वो Mg खराब हो जाएगा, कैथोड खराब नहीं होगा। हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो देता है वो इसके अंदर जो नमी होती है, जो वाटर होता है, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में जब ये इसका जो ब्लॉक बाहर बनता है, जब वो खराब हो जाता है, उसको चेंज कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमने क्या किया कि जिस मेटल को बचाना था, सेव करना था, उसको हमने कैथोड बनाया, इसलिए कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से लेकर हम जो मेटल होते हैं उनके संक्षारण को रोकते हैं।